नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है साइक्लोन दाना के ऊपर, जो कि इंडिया में इंटर ही करने वाला है 24 अक्टूबर, मतलब आज के ही दिन रात में इंटर कर सकता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर। यह साइक्लोन कहाँ उत्पन्न हुआ है, इंडिया के किस क्षेत्र को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्या क्या इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, साइक्लोन दाना इसका नाम क्यों पड़ा, किस देश ने रखा और साइक्लोन आते क्यों हैं, इन सारी बातों को आज की वीडियो समझेंगे। सबसे पहले साइक्लोन दाना के बारे में जान लेते हैं। एक गंभीर चक्रवात तूफानी रूप से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है और इसे 24 अक्टूबर की देर रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन राज्यों में भारी चेतावनी भी जारी की है, जबकि इसका असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर भी दिख रहा है। चक्रवात दाना पिछले 2 महीने भारतीय तट पर आने वाला दूसरा चक्रवाती तूफान होगा। इससे पहले अगस्त के अंत में चक्रवात आसना ने प्रायद्वीप को प्रभावित किया था। चक्रवात दाना पिछले 2 महीने में आने वाला दूसरा तूफान है, इसको हमने अभी समझा है। अब चक्रवात दाना के तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की उम्मीद है। मतलब ये थोड़ा विकराल रूप अभी धारण करेगा। अभी तो उसका रूप थोड़ा विकराल नहीं है, लेकिन इस उम्मीद जताई जा रही है कि ये विकराल रूप धारण करेगा, मतलब ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की संभावना है। मौसम एजेंसी ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल में बना कम दाब का क्षेत्र पहले ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रहा है। मतलब आंध्र प्रदेश और मौसम के असर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसके असर दिखने चालू हो गए हैं। अब चक्रवात दाना कब देगा इंडिया में दस्तक, इसको देख लेते हैं। चक्रवात दाना 24 अक्टूबर गुरुवार की देर रात भारतीय तट से टकराने की संभावना है इसकी। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार यह पूर्वी तट की ओर बढ़ते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश ला सकता है। अब चक्रवात दाना का नाम किस देश ने दिया, इसको देख लेते हैं। दाना नाम कतर ने चुना है, कतर ने इसका नाम दिया है। यह नाम चक्रवातों के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार रखा गया है, जो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और लिंग आधारित तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब यह राजनीतिक और धार्मिक को और सांस्कृतिक और लिंग आधारित तटस्थता को सुनिश्चित करने के लिए यह नाम बनाए गए हैं, जो कि किसी भी देश में जब चक्रवात और साइक्लोन आते हैं तो उसका नाम इन मानकों के अनुसार रखा जाता है। अब दाना का क्या है मतलब, आखिर क्यों दाना ही नाम पड़ा, इसको देख लेते हैं। दाना नाम का मतलब अरबी भाषा में उदारता होता है और इसे कतर द्वारा चुना गया है। यह नाम चक्रवातों के लिए बनाए गए मानकों के अनुसार रखा गया है। कौन रखता है चक्रवातों का नाम, अब इसको समझ लेते हैं। साल 2000 में WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के तहत नामकरण की शुरुआत की गई थी। इस समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे, जिसके बाद विस्तार करते हुए 2018 में इसमें 5 और देशों ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ा गया। कितने नामों की लिस्ट, इसको देख लेते हैं। समूह के इन देशों ने अपने सुझाव भेजे हैं और WMO के पैनल के इन नामों की सूची को अंतिम रूप दिया है। बता दें कि अप्रैल 2020 में IMD द्वारा जारी की गई 169 चक्रवातों की नामों की सूची इन्हीं 13 देशों के सुझाव से बनी है। प्रत्येक देश ने 13 नाम सुझाए थे। अब चक्रवातों के नाम, जब चक्रवात आते हैं उनके नाम रखने की सीमाएं क्या हैं, इसको देख लेते हैं। जब देश चक्रवातों के नाम के सुझाव भेजते हैं तो उन्हें कुछ बुनियादी दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नाम राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ा ना हो और न ही धार्मिक मान्यताओं से कोई संबंध रखता हो। मतलब न ही कोई राजनीतिक व्यक्ति से इसका नाम जुड़ा होना चाहिए और न ही किसी धार्मिक मान्यता से इसका नाम जुड़ा होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि चक्रवात आते ही क्यों हैं, उनको देखते हैं। हवाओं का परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र, जिसके केंद्र में निम्न दाब, मतलब ये चक्रवात जो आते हैं उसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है, इसी को चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। अभी हमने बताया ना कि इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और चारों तरफ उच्च वायुदाब होता है, इसी से चक्रवात का निर्माण होता है। परिधि की बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर जाती हैं। मतलब इसमें क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलती हैं, मतलब जाती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई
सुई के चलने की दिशा के विपरीत होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में, जिस गोलार्ध में हम लोग स्थित हैं, इंडिया स्थित है, उस गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वह घड़ी के विपरीत दिशा में होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल होती है। मतलब घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार जिस तरफ घड़ी की सुई की दिशा होती है उसी तरफ इनकी भी दिशा होती है दक्षिण गोलार्ध में। चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार व वी आकार के होते हैं। चक्रवातों को वायुमंडलीय विक्षोभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब चक्रवातों के प्रकार को जान लेते हैं, कितने प्रकार के चक्रवात पाए जाते हैं। अब स्थिति के आधार पर, मतलब स्थिति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीतोष्ण कटिबंधी या वाताग्रीय चक्रवात इसको बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन इसका इंग्लिश है। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधी अर्थात मध्य अक्षांशों में होता है, जैसे कि अभी यहाँ आ रहा है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अभी दाना अपना चक्रवात अपने इंडिया में प्रवेश करने वाला है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण ये वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आते रहते हैं वर्ष भर, जबकि इंडिया में देखा जाए या फिर उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए, मेनली मुख्य रूप से यह वर्ष में 2 या 3 या 4 बार चक्रवात आते हैं। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार और अर्धगोलाकार तथा वी आकार के होते हैं, जिसके कारण इन्हें निम्नगर्त या ट्रफ भी कहा जाता है। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रहती है। ये दिशा ऋतु में अधिक विकसित होते हैं, ये शीत ऋतु में अधिक विकसित होते हैं, जैसे कि अभी शीत ऋतु इंडिया में आने वाला है और इसी समय चक्रवात दाना आ रहा है। इनकी उत्पत्ति ठंडी व गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों की, मतलब अभी मैंने बताया ना कि इसमें क्या होता है, दो हवाएं जब मिलती हैं तो ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं तो चक्रवात का निर्माण होता है। तो यही जब दो विपरीत हवाएं मिलती हैं तो चक्रवात का निर्माण होता है। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर हैं, जो कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 का प्रकार कौन सा है चक्रवात का? उष्णकटिबंधी चक्रवात इसको बोलते हैं। उष्णकटिबंधी चक्रवात क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधी चक्रवात कहते हैं। मतलब महासागरों में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधी चक्रवात कहते हैं। ये 5 से 30 डिग्री उत्तरी तथा 5 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्र में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्रायः अभाव होता है। कोरियोलिस बल मुख्य रूप से वही भूमध्य सागर बोल रहा हूँ, भूमध्य रेखा जो है वहाँ पे उत्पन्न होती है कोरियोलिस बल। उष्णकटिबंधी चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। तत्पश्चात इनका प्रवाह स्थलीय क्षेत्रों की तरफ होता है। ITCZ के प्रभाव से निम्न वायुदाब के केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों से पवनें अभिसरित होती हैं तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हुई ऊपर उठती हैं। फलतः वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्णकटिबंधी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहा, और नहीं इसका क्षेत्र भी देख लेते हैं। उष्णकटिबंधी चक्रवातों के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? कैरेबियन और चीन सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया ये इसके मुख्य केंद्र हैं। भूमध्य सागर के समीप जहां दो गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलती हैं उसे अंतः उष्णकटिबंधी अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ITCZ के नाम से इसको जाना जाता है। इस अभिसरण क्षेत्र तल का उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्थापन होता है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में होता है और शीत ऋतु में इसका विस्थापन दक्षिण गोलार्ध में होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहा, मिलते हैं अन्य वीडियो में बेहद ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।